नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास पेशकश में। हमारे छत्तीसगढ़ में शुरुआत करते हैं खबरों के। बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा कोंडागांव के ग्राम पंचायत मुलमुला पहुंची, जहां ग्रामीणों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया और साथ ही ग्रामीणों ने विकसित भारत के निर्माण की शपथ ली। बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार जारी है। इसी कड़ी में अब ये यात्रा कोंडागांव जिले के ग्राम पंचायत मुलमुला पहुंची। इन गांवों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के पहुंचने पर ग्रामीण उत्साह के साथ शामिल हुए और इस अवसर पर यहां उपस्थित ग्रामीणों ने विकसित भारत के निर्माण की शपथ ली। इसके साथ ही यहां धरती कहे पुकार के नृत्य नाटिका के माध्यम से धरती को जैविक कृषि के माध्यम से उर्वरक बनाने का संदेश दिया गया। कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी ने प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ड्रोन तकनीक और नैनो उर्वरक के संबंध में जानकारी दी। इसके साथ ही हितग्राहियों ने विभिन्न योजनाओं के तहत मिले लाभ से उनके जीवन में आए बदलाव की जानकारी ग्रामीणों से साझा की। इस मौके पर आयोजित क्विज प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत करने के साथ ही गांव के भू अभिलेख के 100% डिजिटलीकरण के लिए प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। यहाँ विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए थे, जहाँ पहुंचकर ग्रामीणों ने अपनी पात्रता अनुसार सेवाओं के लिए आवेदन भी दिया। ग्राम मुलमुला भंगाराम चौक का रहने वाला हूँ। मुझे आवास मिला हुआ है, कंप्लीट हो गया है। इससे पहले परेशानी होता था, बरसात के दिनों में टपकता था, अब वो सब चीज से दूर हो जाएगा। और पीएम आवास के साथ साथ पीएम किसान निधि ये भी मिल रहा है। और आयुष्मान भारत से बड़ा इलाज हुआ है, जिससे 10 से 15 ऑपरेशन आयुर्वेदिक संस्थान एम्स में फ्री में इलाज हुआ है। एकदम बेहतरीन है, बहुत ही सुंदर आयुष्मान योजना चल रहा है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विष्णुदेव साय को आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद। जानकारी देना चाहता हूँ, ज्यादा करके आजकल हम लोग खेती में रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं। इस तरह से पूरी हमारी जमीन जो है बंजर बन के उपजाऊ में बहुत प्रभावित करता है। हमने कृषि विभाग को हमारी मिट्टी परीक्षण के लिए भेजे थे, वहां से मिट्टी परीक्षण होके हमारे पास आ गया है। उस हिसाब से हम जिस तरह से ज्यादा हम जैविक खाद का उपयोग करके उसका भरपूर लाभ लें और हमारी खेती भी अच्छा सही सलामत रहे, पैदावार भी अच्छी होगी। इस कारण मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूं, आप लोग जैविक खाद का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उपयोग करें। धन्यवाद। केसीसी लोन के संबंध में मैं आप लोग को ग्राम देवांगन किसान भाइयों को जानकारी भी हो गया होगा कि केसीसी लोन के संबंध में 0 ब्याज से लेम्स से खाद बीज उठाते हैं और सही समय पर खाद बीज मिलता है और नगद राशि भी मिलता है। इसमें जो भी भाई का केसीसी लोन नहीं बना है, उन्हें मैं पुनः निवेदन करूंगा कि केसीसी लोन बनाकर इस फायदा का लाभ लें। बस इतना कहकर मैं आप लोग को आवेदन पंजीयन काउंटर रखा गया है। हमारे जनपद पंचायत के समस्त कर्मचारी वहाँ पर उपस्थित हैं। वहाँ पे मतलब उपस्थित होकर के आवेदन का पंजीयन आप लोग करा सकते हैं। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की, छत्तीसगढ़ महातारी की, दंतेश्वरी माता की। तो मेरा नाम गौतम कुमार पांडे, आपदा प्रबंधन के तहत मुझे लाभान्वित मिला। बारिश में मेरी जो घर
टूट गई थी और अभी भी टूटी हुई है। तो हमारे मौके पर श्री मयाराम मरकाम और उपसरपंच श्री शंकरलाल देवांगन और पटवारी विष्णु मरकाम ने मौके पर वहां जायजा लिया और मेरी इन आयोजन स्थानों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के जिला संयोजक, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ जनपद सीईओ गोविंद सिंह बड़ाई, स्वास्थ्य अधिकारी CMHO, BMO, ग्राम पंचायत मुलमुला के सचिव शंभूराम नेताम, सरपंच मयाराम, सहायक सचिव नारायण प्रसाद देवांगन कोंडागांव, DPT पीलाराम दीवान मर्दापाल, परिक्षेत्र अधिकारी और समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में आज यहां विधानसभा के स्मृति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई और बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा समेत समिति के सदस्य उपस्थित रहे। बता दें कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी CM भी साथ में मौजूद रहे। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने भी अध्यक्षता की और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उपस्थित रहे। रायपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाएंगे। मोदी की थी गारंटी। यहां सरकार बनने के बाद कैबिनेट का पहला फैसला गरीबों के पक्के घर जो भी बाकी है सारे के सारे तेज गति से पूरे करके हर गरीब को पक्का घर दिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा कैबिनेट की पहली बैठक में ही राज्य के 18,12,743 पात्र परिवारों को आवास देने का लिया गया है निर्णय। मैं छत्तीसगढ़ सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अब मेरा घर पक्का हो जाएगा। मोदी जी ला छत्तीसगढ़ सरकार ला बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे होंगे हर सपने जो सपने सजाए हैं। मोदी की गारंटी है, छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाएंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर दंतेवाड़ा से है जहां बीजेपी विधायक ने विधानसभा में हिंदी लिपि की जननी संस्कृत भाषा में शपथ ली और सरल, सहज एवं मिलनसार सद्भाव से धनी चैतराम अटारी 2023 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर पहली बार विधायक नवनिर्वाचित होकर विधानसभा पहुंची, जहां संवैधानिक तौर पर शपथ ग्रहण में शामिल होकर विधानसभा सदस्य की शपथ ले। वहीं अनोखे अंदाज में शपथ लेना दंतेवाड़ा की जनता के बीच चर्चा का विषय बन रहा है। फिलहाल विधानसभा सत्र के लिए विधायक आगामी सत्र संपन्न होने तक राजधानी रायपुर में है। दंतेश्वरी माता की जय। अहम चैत्रा मटामी विधानसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचिता निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना सपे यदम विधिनाम
स्थापितं भारतस्य संविधानां प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। अहं भारतस्य प्रभुतां अखण्डतां च अचूडाम्य विदस्ये तथा यत् पदं गृहीतुं मुदतो असीम तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं संरक्षामि। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद कांग्रेस दल की पहली बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी पुराने और नए विधायक उपस्थित रहे। मीडिया से चर्चा करते समय नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि हम यकीन ही नहीं कर पा रहे कि विधानसभा चुनाव में कैसे हार गए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बैठक के दौरान आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। हमारे कांग्रेस विधायक दल के नेता आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी की अध्यक्षता में बैठक विधायक साथियों की रखी गई और सभी हमारे वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे और नए विधायक जो चुन के आए हैं वो सबकी उपस्थिति रही है और कल और परसों के लिए रणनीति हमारी बनी है और जिसमें कल राज्यपाल का अभिभाषण और उसके बाद जो सप्लीमेंट्री बजट जो रखा जाएगा उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई, उसकी रणनीति बनी है और उसमें कौन कौन साथी इसको रखेंगे इसके बारे में भी चर्चा हुई और जैसे हमारे नेताजी जो निर्देश देंगे उसी क्रम में वक्तागण वहाँ अपनी बात रखेंगे। उसी तैयारी के संदर्भ में राजेश तिवारी जी और सब साथियों को निर्देश नेताजी ने दिया है। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से अभी नारायणपुर में किसान की जो आत्महत्या है उस मामले को लेकर इसकी शुरुआत होगी और जो दोनों उस विषय में चाहे वो राज्यपाल का अभिभाषण हो चाहे वो अनुपूरक बजट हो इसमें वो चर्चा में आएगी और उसमें बड़े आक्रामक ढंग से रणनीति बनी है जिसमें शुरू से ही किसानों के मुद्दों को लेकर विधानसभा में पूरे दमखम के साथ उसको रखा जाएगा। हमारे कांग्रेस विधायक दल के नेता आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी की अध्यक्षता में बैठक विधायक साथियों की रखी गई और सभी हमारे वरिष्ठ नेता भी। हमारे नवनिर्वाचित विधायक दल की पहली बैठक थी। मैंने ये सोचा कि जितने हमारे नए सदस्य आ रहे हैं उनको पुराने सदस्य का आशीर्वाद भी मिल जाए, इसलिए हमारे जितने बुजुर्ग पुराने और मंत्रीगण थे पूर्व मंत्रीगण उनको बुलाया था। हम सब ने बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से चर्चा की। हम सबको किसी को ना ये विश्वास है न किसी ने ये विश्वास किया है कि आज हमारी सरकार नहीं रही। हम सब ने इस बात का गहन चिंतन किया कि जो कुछ हुआ है वो असहज है, सहज नहीं है। कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो हम सब, मैं कह सकता हूं कि हम सबके समझ में नहीं आया। मैं गलत शब्द का उपयोग कर रहा था, वो अच्छी बात नहीं है, मगर आदरणीय भाई भूपेश बघेल जी ने जिस ढंग से प्रक्रिया के बारे में, हमारे चुनाव के रणनीति के बारे में और चुनाव में जितने भी हमारे वरिष्ठ नेतागण आए थे उन सब के संदर्भ में जब विस्तार पूर्वक हमें समझाया है तो ऐसा लगा है कि आज हम सबका दर्द, हारने का दर्द, सरकार चले जाने का दर्द कुछ समाप्त हुआ है। आज प्रक्रिया के बारे में आदरणीय चौबे जी ने जो बात कही, सभी सांसदों ने उसे गंभीरता से सुना, समझा। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष दीपक भाई ने अपनी संगठनात्मक बातें रखी है जिससे हम सबको आगे तैयार होना है लोकसभा चुनाव के लिए। उन सब बातों के अलावा कल और परसों 2 दिन में हम किस प्रकार अपने साथियों के साथ आगे बढ़ेंगे,
आने वाला 2 दिन विधानसभा का हमारे लिए प्रथम, बहुत सारे लोगों के लिए, 14 साथियों के लिए प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस होगा। उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भाई भूपेश बघेल को 5 साल का हमारा नेतृत्व करने का अनुभव है। सबने उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा, हालांकि हम सब साथ थे, और आगे भी वो एक वरिष्ठतम साथी के रूप में विधानसभा में रहेंगे। आज उनने जो समझाया है वो बातें हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगा, ये मेरा पहला दिन है और पहली बार नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा कर रहा हूं। वो कर चुके हैं 5 साल, और हमारे 2 साथी भी नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं, आदरणीय चौबे जी, आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी। तो मैं चाहूंगा कि आज आपसे वो खुद मुखातिब हो और मेरी ओर से अपनी बात रखें। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाएंगे। मोदी की थी गारंटी। यहां सरकार बनने के बाद कैबिनेट का पहला फैसला गरीबों के पक्के घर जो भी बाकी है सारे के सारे तेज गति से पूरे करके हर गरीब को पक्का घर दिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा कैबिनेट की पहली बैठक में ही राज्य के 18,12,743 पात्र परिवारों को आवास देने का लिया गया है निर्णय। मैं छत्तीसगढ़ सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अब मेरा घर पक्का हो जाएगा। मोदी जी ला छत्तीसगढ़ सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे होंगे हर सपने जो सपने सजाए हैं। मोदी की गारंटी है, छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाएंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर छत्तीसगढ़ सेल्स प्रमोशन एप्लाई यूनियन अंबिकापुर इकाई ने अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया और अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल और धरना दिया, जो स्थानीय कलेक्टर एसबीआई बैंक के सामने मैदान में रखा गया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने केंद्र से 5 और मालिकों से 3 मांगे की हैं और धरने के बाद शहर में रैली भी निकालकर मल्टी कंपनी के मालिकों के विरुद्ध आक्रोश जताया। आज हम अपने राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया FMRAI के आह्वान पर पूरे देश भर में आज हम हड़ताल कर रहे हैं, 1 दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल की जरूरत इसलिए आन पड़ी कि जो केंद्र सरकार है जिस तरह से अभी नीतियां ला रही हैं वो पूरी तरह से श्रम विरोधी है, और खास करके हमारे जो मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव साथी हैं उनके खिलाफ जो कानून में बदलाव हो गए हैं उसका असर पड़ रहा है, इसलिए हमको हड़ताल करनी पड़ी। हमारे लिए एक कानून है सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट 1976, इसको भी हमने लड़ के बनवाया था उस समय की सरकार से। अब केंद्र सरकार उसको हटा करके उसको श्रम संहिता में नियोजित करना चाहिए, जिसका विपरीत प्रभाव आने वाले समय में देश भर के मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को पड़ेगा। जिसके कारण देखिए, इस कानून से पहले हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत कवर किए जाते थे, लेकिन वहां पर वर्कर्स के डेफिनेशन में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का डिफिनेशन नहीं था क्लियरिटी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक केस जाने के बाद, केस में मेरिट होने के बाद भी मेन बेकर के अंदर एक केस को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया और साथ में ये कहा कि हमारे लिए एक अलग से कानून बनाया जाना चाहिए। उसी आधार पर FMRAI ने आंदोलन किया, राज्यसभा की पिटीशन कमेटी को पिटीशन दिया, तब जाके ये कानून बना सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट 1976। और अब इस कानून को हटा देने से हम वापस 1976 से पहले की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि इस कानून को ना हटाया जाए, बहाल रखा जाए। ये हमारा पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि हर क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं
उनके लिए उनके काम की नियमावली तय होती है। जैसे आप पत्रकार हैं तो आपके लिए काम तय है कि आपको क्या क्या काम करने हैं। हमारे लिए ऐसा कोई काम स्पेसिफाई नहीं है। हम चाहते हैं कि वैधानिक नियमावली बने, क्योंकि अभी कंपनियां जो चाहती हैं प्राइवेट वर्किंग रूल्स उस हिसाब से लागू होते हैं। हम चाहते हैं कि सरकारी नियम बने, उस आधार पर सरकार तय करे कि हमको क्या क्या काम करना चाहिए जो कानूनी रूप से वैध हो। इसके बाद हमारी जो तीसरी और महत्वपूर्ण मांग है वो आम जनता के लिए भी है। वो मांग ये है कि दवाओं पे जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, दवाएं कीमतें बढ़ रही हैं, उस पर रोक लगाई जाए, दवाओं को सस्ती की जाए। क्योंकि पहले 357 दवाइयां ड्रग कंट्रोल ऑर्डर के तहत आती थी, सरकार उनका मूल्य निर्धारण करती थी, अभी उसको घटा करके 50 से कम कर दिया गया है। ये जीवन रक्षक दवाएं हैं, इनकी कीमतें कम होनी चाहिए। दूसरी चीज, दवाओं पे जीएसटी, क्योंकि ये विलासिता की चीज नहीं है। आदमी अपनी मजबूरी में आवश्यकता पड़ने पर ही दवा खरीदता है, तो इस पर 18% जीएसटी लगाना कहीं तक वाजिब नहीं है। दवाएं हो या मेडिकल उपकरण जैसे पेसमेकर है, स्टंट है, या जो दूसरे इम्प्लांट लगते हैं शरीर के अंदर, उन सब पे जीएसटी लगती है। इसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए, तो जीएसटी शून्य किया जाना चाहिए। इसके बाद हमारा जो अगला महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है डाटा प्राइवेसी का। क्योंकि आप जानते हैं आजकल स्मार्ट वर्ल्ड की दुनिया है, स्मार्टफोन चल रहे हैं, टैबलेट चल रहे हैं, मोबाइल इंटरनेट चल रहे हैं, तो इस जगह पे हम भी डाटा कलेक्ट करते हैं। लेकिन उस डाटा की प्राइवेसी को लेकर के कोई इंतजाम नहीं है, कोई नियम नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इसकी एक सुनिश्चितता हो। आप ये भी जानकारी बता दूं कि कंपनियां हमको जीपीआरएस के थ्रू ट्रैक करती हैं, लेकिन इस ट्रैकिंग को क्या वो सरकार से कानूनी रूप से वैध है? जबकि ये जो ट्रैकिंग है ये केवल लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी जैसे पुलिस हो गई या इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गई, इस तरह की एजेंसीज के पास होता है, गवाह हो गई, इनके पास होता है, वो भी मजिस्ट्रेट से परमिशन के बाद। लेकिन ये प्राइवेट कंपनियां तो बिना किसी आदेश के ये कर रही हैं, ये पूरी तरह से उल्लंघन है। हमारे साथ साथ हम जिनसे मिलते हैं उनकी भी प्राइवेसी जा रही है, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे डॉक्टर्स हो, बाकी सबकी प्राइवेसी पे भी खतरा हो रहा है। तो इन सारी चीजों को हम ध्यानाकृत करना चाहते हैं, केंद्र सरकार से इस पर रोक लगाए और तत्काल प्रभाव से एक्शन ले। इसीलिए हम आज की ये हड़ताल कर रहे हैं। इसके अलावा हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, चूंकि ये पूरी दुनिया इस तरह से बदली है और उस बदलाव का असर ये है कि आज सेल्स के लिए बहुत दबाव बनाया जा रहा है। और उसी का नतीजा ये हुआ कि हाल ही में महाराष्ट्र में नासिक के अंदर हमारे एक साथी जो कि एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। उससे एक महीना पहले सितंबर माह की बात है, उसमें आंध्र प्रदेश के अंदर एक भारतीय कंपनी, ऐसा नहीं है कि बहुराष्ट्रीय, भारतीय कंपनियां भी यही कर रही हैं, उसके फील्ड वर्कर्स को स्ट्रोक आया, ब्रेन स्ट्रोक आया और वो डेथ कर गया। तो ये सारी परिस्थितियां ना हो, हम भी एक नागरिक हैं, हमको एक अच्छे जीवन जीने के लिए इस तरह के मानसिक प्रताड़ना से बाहर निकालने की भी बहुत आवश्यकता है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के हम आज की 20 तारीख की हड़ताल कर रहे हैं। सरकार से विशेष क्या मांग है? जैसा कि मैंने आपको बताया, इस सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट 1976 को बहाल रखा जाए, इसको समाप्त करने का जो प्रयास किया जा रहा है, या आप कह लें जो श्रम संहिता है उसमें सम्मिलित किया जाना चाह रहे हैं, तो उसको ना करके इसको अलग से कानून के रूप में स्थापित रहने दिया जाए। दूसरा, हमारे लिए एक वैधानिक कार्य नियमावली बनाए। और तीसरा, जिस तरह से जो प्राइवेट कंपनियां अनएथिकल तरीके से ट्रैकिंग कर रही हैं, इन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमारे लिए जो कार्य क्षेत्र है, जो कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स के अंदर रहते हैं, तो हमारे कार्य क्षेत्र वही है। हमारे कार्य क्षेत्र में हमको आने जाने की सुविधा मिले अर्थात हमको छूट मिले। ऐसा ना हो कि हमको रोक दिया जाए। इसके लिए वो समय का निर्धारण कर सकते हैं ताकि उनके कार्य प्रभावित हो, लेकिन हमारा काम भी हो सके। जो काम का अधिकार है वो हमको मिलना चाहिए। चलिए लिए चलते हैं आपको सीधे छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। वहीं आपको बता दें, फिलहाल सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन दूसरे दिन सदन में क्या कुछ चला आपको दिखाते हैं। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। पंचम प्रस्ताव श्री केदार कश्यप। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि डॉक्टर रमन सिंह जी, जो इस विधानसभा के सदस्य हैं, को विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाए। श्रीमती भावना बोहरा। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं। सभी प्रस्ताव प्रस्तुत हुए कि डॉक्टर रमन सिंह, जो इस विधानसभा के सदस्य हैं, को विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाए। चूंकि
सभी पांचों प्रस्ताव एक समान हैं। अतः मैं पांचों प्रस्ताव पर एक साथ ही मत लूंगा। प्रश्न यह है कि डॉक्टर रमन सिंह जो इस विधानसभा के सदस्य हैं को विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाए। जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हों वो कृपया हां कहें। सर्वसम्मति से? हाँ। हाँ। माननीय स्पीकर साहब, सर्वसम्मति से कर दीजिए। और जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हो कृपया ना कहें। सर्वसम्मति। हां की जीत हुई। हां की जीत हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हमने बनाया है हम ही